हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। क्या निकोला टेस्ला अपने जीवन के आखिरी 15 साल बिना किसी काम के गरीबी और बदहाली में बिता रहे थे? कबूतरों और निकोला टेस्ला के बीच में क्या रिश्ता था? एक अकेले आदमी के पीछे अमेरिकी सरकार का सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट, मिलिट्री, नेवी, यहाँ तक कि नाजी जर्मनी के जासूस भी क्यों पड़े थे? निकोला टेस्ला से जुड़ी हुई हर चीज को उनके परिवार से जुड़े लोगों को देने से पहले अमेरिकी सरकार ने 9 साल तक अपने कब्जे में क्यों रखा था? ये वो सवाल हैं शायद जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अपने तीनों रिसर्चर्स ने डिसाइड करा कि अब वो होटल न्यूयॉर्कर में जाकर एक बार और छानबीन करेंगे, क्योंकि यही वो जगह थी जहां पर निकोला टेस्ला के 80 बक्से साइंटिफिक इन्वेंशंस और हजारों पेजेस की ड्राइंग से भरे पड़े थे। पर जिस रात को निकोला टेस्ला की मृत्यु हुई, कोई उनके कमरे में जरूर आया था, जिसने उनकी सेफ को खोलकर ना जाने कितनी काम की फाइल्स वहां से हटा दी होंगी। आज हम ये भी जानते हैं कि यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स भी निकोला टेस्ला के रूम में गए थे। एक और कमाल की बात सुनो, अपनी मृत्यु के समय निकोला टेस्ला अमेरिकी नागरिक थे, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इमिग्रेंट स्टेटस से जुड़े कानूनों का इस्तेमाल करके टेस्ला की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। क्या दोगलापन है! टेस्ला की प्रॉपर्टी को कब्जाने के लिए अपने ही नागरिक को इमिग्रेंट कह दिया और 9 साल तक उस प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए रखा, जिसके बाद वो सर्बिया में उनके परिवार को दे दी गई। और इस प्रॉपर्टी में निकोला टेस्ला की रिसर्च नहीं थी, वो आज भी अमेरिका के कब्जे में है। अब अपने तीनों रिसर्चर होटल हिस्टोरियन जो किनी के साथ एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ पर वो होटल से जुड़े हुए सारे ब्लूप्रिंट्स को एक बार दोबारा स्टडी करते हैं और उन्हें जो पता लगता है वो वाकई में कमाल का था। निकोला टेस्ला ने जेपी मॉर्गन के फाइनेंस का इस्तेमाल करके वार्डन क्लिफ में एक टावर बनाया था, जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को आसपास के एरिया में पहुंचा सकता था। और इस टावर की ताकत का अंदाजा लगते ही जेपी मॉर्गन ने सारी फंडिंग रोक दी और निकोला टेस्ला को वार्डन क्लिफ से निकाल दिया। और आज हम जानते हैं कि उसके पीछे क्या कारण था। जेपी मॉर्गन कॉपर माइंस में जबरदस्त पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, और अगर निकोला टेस्ला का वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो वायर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती और ये चीज जेपी मॉर्गन को घुटनों पे ले आती। पर वार्डन क्लिफ के टावर और न्यूयॉर्कर होटल के ब्लूप्रिंट को आमने सामने रखने पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दोनों की लंबाई सेम थी, दोनों के नीचे टनल्स थे और न्यूयॉर्कर होटल में अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा बिजली पैदा करने का पावर प्लांट भी मौजूद था। ये होटल वार्डन क्लिफ के टावर की तरह काम कर सकता था अगर इसकी छत पे बस एक टावर लगा दिया जाए तो क्या इसके ऊपर टावर हो सकता है? चलो पता करते हैं। होटल न्यूयॉर्कर का असली डिजाइन 411 फुट लंबा था, जिसको अनजाने कारणों की वजह से बढ़ाकर 600 फुट लंबा कर दिया गया। अब यहाँ पर 2 चीज दिमाग में आती हैं। क्या न्यूयॉर्कर होटल में ये फीचर्स जानबूझ के डाले गए थे, या निकोला टेस्ला को ये पता था कि इस होटल में वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जो उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए? अब इन दोनों बातों में से कोई बात सही हो या ना हो, पर द फैक्ट ऑफ मैटर इज कि निकोला टेस्ला एक ऐसे होटल में थे जिसके पास वार्डन क्लिफ जैसे सारे फीचर्स मौजूद थे। तभी एक पुराने डॉक्यूमेंट से ये पता लगा कि होटल न्यूयॉर्कर के ऊपर 2 टावर बनाए गए थे, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे वार्डन क्लिफ में टेस्ला ने बनवाए थे। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता। क्या निकोला टेस्ला उन लोगों की नाक के नीचे अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो उन्हें पागल बूढ़ा भिखारी कहते थे? पर अगर मान भी लिया जाए कि निकोला टेस्ला होटल न्यूयॉर्कर में अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े होटल में इस जबरदस्त प्रोजेक्ट को फाइनेंस कौन कर रहा था? क्या ये अमेरिकन गवर्नमेंट थी, या कोई पैसे वाला बिजनेसमैन, या फिर किसी दूसरे देश की सरकार? ये बात तो निकोला टेस्ला भी बहुत अच्छे से जानते थे कि यूएस गवर्नमेंट के सीक्रेट सर्विस से जुड़े हुए लोग उन पर नजर रखे हुए हैं, उनके फोन को टैप किया जा रहा था। और ये बात भी 100% कंफर्म हो चुकी है कि होटल न्यूयॉर्कर में ओएसएस, नेवी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी कमरा लेकर रह रहे थे। आखिर इतने सारे लोग उस होटल में कर क्या रहे थे? अगर आप एक दूसरे एंगल से सोचो तो इसी समय के दौरान अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में बिल्कुल उलझा पड़ा था, और ये भी वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से निकोला टेस्ला पर नजर रखी जा रही थी कि कहीं गलती से निकोला टेस्ला की रिसर्च किसी दुश्मन देश के हाथ न लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों सीक्रेट सर्विसेज निकोला टेस्ला की सुरक्षा के लिए हों, और निकोला टेस्ला एक देशभक्त की तरह अमेरिकी सरकार के लिए ही काम कर रहे हों, और जॉन जी ट्रम्प के द्वारा निकोला टेस्ला की रिसर्च को बेकार बताने की बात जानबूझकर मीडिया में फैलाई गई हो। इस कहानी में क्या सच है और क्या झूठ, इसको पता लगाना बहुत मुश्किल है। पर एक बात तय है कि निकोला टेस्ला और अमेरिकी सरकार कुछ बहुत बड़ा कर रहे थे, चाहे वो उसमें एक साथ शामिल हो या ना हो। इसके बाद अपने रिसर्चर्स होटल की छत पर चले गए, जहां उन्हें एक टावर मिला। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये लाइटनिंग कंडक्टर नहीं था, क्योंकि इसका ऊपर का सिरा कहीं से भी एक शार्प पॉइंटेड एज नहीं था, जिसका जिक्र निकोला टेस्ला की बायोग्राफी लिखने वाले राइटर मार्क साइफर ने किया है। तो ये टावर ऊपर कर क्या रहा था? हो सकता है ये किसी तरह का ट्रांसमिशन सिस्टम हो। एक और मजे की बात सुनो, निकोला टेस्ला को कबूतरों से बहुत प्यार था, और उन्हें बहुत सारे होटल से सिर्फ इसीलिए ही निकाल दिया गया था क्योंकि वो हमेशा अपने आसपास कबूतर
रखते थे, लेकिन इस होटल में उनको कबूतर रखने की पूरी आजादी थी। ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? पहली चीज तो होटल इतना विचित्र, उसके बाद निकोला टेस्ला की फोन लाइन को टैप किया जा रहा था और उसके ऊपर टेस्ला कबूतरों को अपने पास रखते थे। आप तो जानते ही होंगे कि पुराने समय में कबूतरों का इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए किया जाता था। 6 फरवरी 1935 को न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर में एक स्टोरी छपी कि होटल न्यूयॉर्कर के कमरे में किसी ने पिजन को जाते हुए देखा था, और जब ये बात रूम सर्विस को बताई गई तो पता लगा कि उस कमरे में कोई रहता ही नहीं था। और जब उस कमरे में अंदर जाकर देखा गया तो वो कबूतर वहाँ मौजूद था और उसके पैर में एक बैंड बंधा हुआ था जिस पर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड लिखा था। क्या इन सारी बातों को निकोला टेस्ला से जोड़ा जा सकता है? अगर नहीं तो आगे सुनो। जैसे ही ये बात निकोला टेस्ला को पता लगी, उन्होंने रिक्वेस्ट करके उस पिजन को अपने पास मंगवा लिया। अब तो इस पिजन के तार निकोला टेस्ला से जुड़ ही गए हैं। क्या ये एक संयोग था या निकोला टेस्ला के द्वारा वाकई में ही कबूतरों का इस्तेमाल करके सीक्रेट सर्विस की नाक के नीचे कोडेड भाषा में बात की जा रही थी? 1943 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर पहुंच गई थी, जहां पर अलाइड और एक्सिस फोर्सेस एक दूसरे पर जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और अमेरिका के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बना डाला, जिसके जवाब में जर्मनी ने मिरेकल वेपन्स पर रिसर्च शुरू कर दी। और जब बात हो रही है मिरेकल वेपन्स की, तो अमेरिकी सरकार निकोला टेस्ला को अकेला कैसे छोड़ सकती थी? अपने तीनों रिसर्चर्स एक जगह इकट्ठा होकर अब तक हाथ लगे सुरागों पर डिस्कस कर रहे थे। तभी मार्क साइफर एक फोटो दिखाते हैं, और ये फोटो थी वेनिवर बुश की। नाम याद रखिएगा, ये नाम आप बहुत सुनने वाले हो। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वेनिवर बुश सबसे शक्तिशाली सिविलियन फिगर थे। अमेरिका में इन्हें उस आदमी का दर्जा मिला था जो अपने दम पर वर्ल्ड वॉर 2 में जीत का कारण बन सकता था। वेनिवर बुश साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिस के हेड थे, जिनके अंडर 6000 अमेरिकी वैज्ञानिक काम कर रहे थे। 1940 में मिस्टर बुश ने BF स्किनर नाम के मशहूर साइकोलॉजिस्ट को नौकरी पर रखा था और उनको पिजन नाम के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी। ये उस समय मिलिट्री का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था और ये पिजन्स गाइडेड मिसाइल्स के लिए एज अ पायलट की तरह काम करते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि निकोला टेस्ला भी इस प्रोग्राम से सीक्रेटली जुड़े हुए हों? एक और बात बताऊं, निकोला टेस्ला के मरने के बाद उनकी रिसर्च को मीडिया के सामने जॉन जी ट्रम्प ने बेकार बताया था। और क्या आप जानते हो कि उस समय जॉन जी ट्रम्प को वेनिवर बुश ही सुपरवाइज कर रहे थे? क्या ये सारी चीजें इत्तेफाक हो सकती हैं? निकोला टेस्ला कबूतरों से जुड़े थे, वेनिवर बुश भी कबूतरों से जुड़े थे। निकोला टेस्ला के मरने के बाद उनकी सारी रिसर्च को जॉन जी ट्रम्प के द्वारा बेकार बताया गया और जॉन जी ट्रम्प के ऊपर वेनिवर बुश ही थे। वेनिवर बुश कितने ताकतवर थे, आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि वो नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, नेशनल एडवाइजरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड एरोनॉटिक्स, नेशनल डिफेंस रिसर्च कमेटी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ नेवी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सबसे ऊंची पोस्ट पर काबिज थे। और उस बंदे से अमेरिकी राष्ट्रपति सीधा फोन लाइन से संपर्क में रहते थे। वेनिवर बुश बहुत ताकतवर इंसान था। अब वेनिवर बुश का जिक्र हो और राइट पैटरसन एयर बेस का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ओहायो में स्थित राइट पैटरसन एयर बेस यूएस मिलिट्री और एयर फोर्स से जुड़ा सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स का अड्डा था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये एयर बेस अमेरिकी सरकार के द्वारा यूएफओ इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और सीक्रेट प्रोजेक्ट ब्लू बुक की शुरुआत इसी एयर बेस से हुई थी। अब जरा सारे तार को जोड़ो। वेनिवर बुश एक ऐसा आदमी जिसके पास असीमित ताकत थी, वो टेस्ला की रिसर्च से जुड़ी हुई फाइल्स का इंचार्ज था और इसके साथ साथ वो पूरे अमेरिका में जो भी रिसर्च हो रही थी उसका भी हेड बना दिया गया। और एक और बात सुनो, निकोला टेस्ला के मरने के बाद जॉन जी ट्रम्प के द्वारा टेस्ला की सारी रिसर्च इसी राइट पैटरसन एयर बेस में जमा कराई गई थी। रिसेंट के टाइम्स में अमेरिकी सरकार के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गए, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट का जिक्र मैं यहाँ करूंगा। 1947 में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में क्रैश हो गया, ऐसा अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। उस समय ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ट्रूमैन ने देश के टॉप साइंटिस्ट और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के साथ एक सीक्रेट मीटिंग रखी और उन्हें नाम दिया मैजेस्टिक 12 का, जिनमें 3 नाम बहुत खास है। पहला सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेम्स फॉरेस्टल, CIA डायरेक्टर रॉस्को हिलन कैटर और तीसरा नाम था वेनिवर बुश का। ये आदमी हर जगह मौजूद था। अब मैं बार बार इस आदमी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ और ये आदमी निकोला टेस्ला से कैसे जुड़ा हुआ है? भाई साहब, निकोला टेस्ला के मरने के बाद उनसे जुड़ी हुई सारी रिसर्च जॉन जी ट्रम्प को इसी आदमी की देखरेख में दी गई थी और उसके बाद ये आदमी अमेरिका के हर सीक्रेट मिशन का हेड बन गया। या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसके पास निकोला टेस्ला की रिसर्च से जुड़ी हुई वो जानकारी हाथ लग गई थी जो किसी न किसी रूप में अमेरिका के हर सीक्रेट मिशन में इस्तेमाल की गई। लेकिन आम लोगों के बीच में ये परसेप्शन जानबूझकर फैलाया गया कि निकोला टेस्ला की सारी रिसर्च बेकार की है। या ये भी हो सकता है कि अमेरिकी सरकार चुपचाप बिना
किसी को पता लगे निकोला टेस्ला की रिसर्च का इस्तेमाल कर रही हो। अब जरा पिजन्स के बारे में कमाल की बात सुनो। ऐसे कबूतर जिनको आप घर में पाल सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, उनकी मार्केट में बहुत जबरदस्त डिमांड थी, जिसके पीछे वैलिड कारण भी थे, क्योंकि ये कबूतर 1000 मील से भी ज्यादा लंबी दूरी को बिना भटके तय कर सकते थे। और इन कबूतरों की इसी खासियत की वजह से इनका इस्तेमाल जंग के समय संदेश भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता था। एक डाटा के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान लगभग 1 मिलियन कबूतरों का इस्तेमाल किया गया था। और तो और आज के समय में भी चाइनीज मिलिट्री कबूतरों को ट्रेन करती है। यदि कम्युनिकेशन के सारे सिस्टम ठप पड़ जाएं, तो कबूतरों की मदद से संपर्क साधा जा सकता है। मार्क साइफर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक होमिंग कबूतर के पैर में एक संदेश लपेटकर होटल न्यूयॉर्कर की छत से उड़ा दिया और इस कबूतर का घर होटल न्यूयॉर्कर से 7 मील की दूरी पर था और 10 मिनट में ये कबूतर अपनी जगह पर पहुंच गया। अगर आज के समय ये हो सकता है, तो क्या पता निकोला टेस्ला भी इसका इस्तेमाल कर रहे हों। अगर आप सारी बातों को जोड़ो तो आप पाओगे कि टेस्ला ने अपने जीवन के आखिरी 15 साल बिना काम के और अकेलेपन में नहीं बिताए थे। वो सीक्रेटली किसी न किसी चीज पर काम कर रहे थे। होटल न्यूयॉर्कर में वो सारी चीजें मौजूद थी जो निकोला टेस्ला को अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए चाहिए थी। अब अगर किसी तरह से वेनिवर बुश और निकोला टेस्ला के बीच में रिश्ता मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो इसके लिए अपने दोनों रिसर्चर्स एक खास आदमी से मिलने पहुंचे। ये है रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर रॉबर्ट वुड, जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल, हाँ जी 30 साल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, रेडार्स और नासा के लिए रिसर्च करते हुए लगा दिए थे। और इसके साथ साथ वो अमेरिकी सरकार में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर भी रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने बताया कि 1899 में टेस्ला कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिसमें टेस्ला ने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके स्पेस में सिग्नल भेजे और एक रात को निकोला टेस्ला बहुत सारे अननोन सिग्नल्स को रिसीव करने लगे, जिसके बारे में टेस्ला ने लिखा कि इन सिग्नल्स का सोर्स आउटर स्पेस से था। 1947 में अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में यूएफओ की खबर छपना बिल्कुल आम बात हो चुकी थी। अब देखो हुआ कुछ ऐसा होगा, हो सकता है वेनिवर बुश ने प्रेसिडेंट से बात करके अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करने की परमिशन मांगी हो, जिसके पीछे कारण हो निकोला टेस्ला का अपने डॉक्यूमेंट्स में इस तरह की चीज का जिक्र करना। और क्योंकि वेनिवर बुश इतने सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे और वो एक सही समझदार इंसान भी थे, तो वो इस बात की अहमियत बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर निकोला टेस्ला ने अपने पेपर्स में इस बात का जिक्र किया है तो ये कोई मामूली बात तो नहीं हो सकती। अब जरा सारी बातों को जोड़ो। होटल न्यूयॉर्कर, जिसका असली डिजाइन 400 फुट के आसपास था, उसको बढ़ाकर 600 फुट कर दिया गया। उसके ऊपर ठीक वैसे ही टावर लगा दिए गए जैसे टेस्ला को चाहिए थे। उस होटल के पास अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा बिजली पैदा करने का पावर प्लांट भी मौजूद था। उस होटल में एक रिसर्च लेबोरेटरी भी थी। उस होटल में नेवी, मिलिट्री, ओएसएस और दूसरी सीक्रेट सर्विस एजेंसीज के लोग भी निकोला टेस्ला के साथ रह रहे थे। इस होटल के नीचे टनल्स भी थी, ठीक बिल्कुल वैसी जैसी वार्डन क्लिफ में टेस्ला के द्वारा बनाए गए टावर के नीचे थी। और यहाँ पर कबूतरों का भी इस्तेमाल हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल न्यूयॉर्कर न्यूयॉर्क सिटी का वार्डन क्लिफ ही था। अब यहाँ पर मार्क साइफर के हाथ एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन का एक डॉक्यूमेंट लग गया, जिसमें निकोला टेस्ला की एक सीक्रेट सेफ और 122 बक्सों का जिक्र किया गया। हाँ जी, निकोला टेस्ला के पास एक नहीं बल्कि 2 सेफ थी और उनसे जुड़े हुए बक्से 80 नहीं थे बल्कि 122 थे। आने वाली वीडियो निकोला टेस्ला के ऊपर आखिरी वीडियो होगी। क्या पता उसमें कुछ नए राज खुल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।